हाइड्रोकार्बन चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है कन्फर्मेशंस इन एल्केन्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। बात करें अगर कन्फर्मेशंस की, तो कन्फर्मेशंस एक टाइप के आइसोमर्स होते हैं। वैसे तो इस टॉपिक को आइसोमेरिज्म चैप्टर के साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के साथ दिया हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो लगभग हर दूसरे साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए इसको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस टॉपिक के बेसिक्स जो हैं वो आइसोमेरिज्म के बेसिक है, यानी कि आइसोमेरिज्म के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जिन्होंने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ी है उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करूँगा कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, और कन्फर्मेशंस जो होती है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देंगे, जिससे आपको कन्फर्मेशंस को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए एक बार थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म का, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखो, आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और कंपाउंड्स की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी टाइप की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो, पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है, जैसे सपोज मैं मान के चलूँ ABCDE, इस तरह के यहाँ पे 5 एटम्स हैं। इन एटम से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है। अब इनके कनेक्शन जो हैं, जैसे ए बी से कनेक्ट हो रहा है, बी सी से कनेक्ट हो रहा है, सी डी से कनेक्ट हो रहा है, और ई से कनेक्ट हो रहा है, डी ई से कनेक्ट हो रहा है। इस तरह का जो कनेक्शन है एटम्स के बीच में, इस कनेक्शन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाए, यानी कि इनका कनेक्शन चेंज हो जाए, जैसे ए अभी यहाँ पे पहले वाले केस में बी से जुड़ रहा है, मैं इसको ए को सी से जोड़ देता हूँ और सी जो है उससे बी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन अगर हो जाता है तो आप देखें कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए, और इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि इनमें जो एटम्स हैं वो तो सेम ही है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इनकी इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो इसमें अलग अलग तरह से हो सकती है। जैसे यहाँ पे तो चेन जो है, ये चेन की वजह से हुई है। ये चेन यहाँ पे 5 एटम्स जो हैं वो कंटिन्यूस जुड़े हुए थे, यहाँ पे 4 एटम्स ही कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, तो इसको चेन आइसोमर्स बोल देंगे। इसी तरह से पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये तरह की आइसोमेरिज्म जो हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। उनको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बात करें, थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, लेकिन हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अब यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना सा समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम ही होता है, और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। दूसरे टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों ही सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जो एटम्स हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, वो भी सेम है, और उनकी स्ट्रक्चर यानी कि उनका कनेक्शन जो है, जो अभी हमने बात की, वो भी सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है एटम्स का अरेंजमेंट। जो एटम्स का अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन बोले वो डिफरेंट है 3D में। वो भी कैसा? 3D में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनका अरेंजमेंट जो है वो एटम्स का डिफरेंट है। कैसे? इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये एक दो कार्बन हैं, दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस तरह से इस पे भी एक H जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पहला केस तो ये हो सकता है। अब इसमें कनेक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं? देखो, ये CH3 एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड से इस दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो कार्बन है ये वाला, ये एक CH3 से और एक H से जुड़ा हुआ है। कनेक्शंस ये ही रहें लेकिन इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा? देखो, यहाँ पे इसको तो मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ, ये जो है
CH3 और H तो इस पे ऐसे ही है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज होने का मतलब यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे H आ जाए। अब देखो ये पहला और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड, ये दो अलग अलग कंपाउंड जो हैं, इनमें कनेक्शंस जो हैं, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इनका 3D में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो गया। इसमें देखो CH3 जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ CH3 दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, यानी कि ये CH3 का जो CH3 और H आपस में जैसे इंटरचेंज हुए, उसकी वजह से 3D में इनका अरेंजमेंट चेंज हुआ और उसकी वजह से एक नया कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये कौन से टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स है, इनको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, वो हम अभी नहीं बात करें, मैं तो सिर्फ आपको इतना से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स आपको समझ में आ गए, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एटम्स का 3D में अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है वो भी अगेन फर्दर क्लासीफाई की जाती है दो टाइप में। फर्स्ट टाइप की जो होती है उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनके बारे में आइसोमेरिज्म में ही पढ़ते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है दूसरे टाइप की जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या सिर्फ इनको कन्फर्मर्स भी बोलते हैं या इनको रोटामर्स भी बोलते हैं। रोटामर्स क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि जो कन्फर्मेशंस हम जो पढ़ने वाले हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं, वो एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स आप समझ ही गए होंगे कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनका 3D में ओरिएंटेशन जो है एटम्स का वो डिफरेंट है, तो इनको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ तक इतनी ही बात समझानी थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे कन्फर्मेशंस पे आते हैं। कन्फर्मेशंस वैसे तो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स जो हैं या अलग अलग कंपाउंड्स या कैटेगरीज के शो करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम एल्केन में पढ़ रहे हैं तो एल्केन में ही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे। अब वो मैं एक जनरल बात बता दूं, कन्फर्मेशंस जो हैं वो उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, कन्फर्मेशन कोई भी कंपाउंड शो कर सकता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें लगातार कंटिन्यूसली कितने 3 सिग्मा बॉन्ड हों, कंटिन्यूसली 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो कोई भी कंपाउंड जो है वो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर शो कर सकता है। अब एल्केन की बात करें तो एल्केन के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल वाला एग्जांपल जो है वो है CH4 मीथेन। क्या मीथेन कन्फर्मेशन शो करेगा क्या, तो मीथेन कन्फर्मेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, उस पर ही आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। मैं इसका 3D डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपको सिर्फ अटैचमेंट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3 जो है सिग्मा कंटिन्यूस है ही नहीं, ये एक सिग्मा है, फिर इसके बाद ये है, कंटिन्यूस तो नहीं है ना। यहाँ पे आप कहोगे कि इधर चले जाओ, इधर नहीं जाएंगे, कंटिन्यूस होने चाहिए। मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस यहाँ पे 3 सिग्मा होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 सिग्मा कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए मीथेन जो होता है वो कन्फर्मेशन शो नहीं करता है। मीथेन के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, इथेन, C2H6। C2H6 कन्फर्मेशन शो करता है कि बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, कंडीशन देख लो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका इथेन का। तो इथेन जो होता है उसमें आप देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस है, इसीलिए ये क्या करेगा, कन्फर्मेशन शो कर लेगा। अब कन्फर्मेशंस की कंडीशन तो हमें समझ में आ गई कि कन्फर्मेशन शो करेगा, ये भी समझ में आ गया कि इसमें एटम्स का ओरिएंटेशन जो होगा 3D में वो अलग अलग होगा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग क्यों होता है एल्केन्स में, उसका रीज़न समझिए। देखो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। ये तो एल्केन्स की बात हो गई, ठीक है। Electron distribution of the sigma molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of carbon-carbon bond, which is not disturbed due to rotation about its axis। मतलब क्या है
कि देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, तो ये कैसे बना है, ये इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। थोड़ा सा मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये कार्बन है और इस कार्बन के पास क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे 4, तो एक मैं बना देता हूँ, बाकी ये 3 जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ में भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही होंगे जो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। खैर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताऊंगा। दूसरा जो कार्बन है उसके पास भी एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा इस तरह का, और यहाँ पे जो हैं रिमेनिंग 3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। खैर इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होती है और ये सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बॉन्ड कुछ इस तरह का है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रोटेशन में। क्यों नहीं है रेस्ट्रिक्शन, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक पाइप है सपोज, और इस पाइप में ओवरलैपिंग करता हुआ ये भी पाइप है, ठीक है, दूसरे कार्बन का मैंने इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे इस पाइप को रोटेट करो, किसी भी एक पाइप को रोटेट कर लो, रोटेट करोगे तो ये ओवरलैप्ड एरिया जो होगा इन दोनों पाइप के बीच का वो तो सेम ही रहेगा। यानी कि जो यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो सिमेट्रिकल होता है और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड में जो इनका विच इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, कौन से जो इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे अगर ये रोटेट भी होता है तो ये वाला ओवरलैप्ड एरिया जो है तो वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट कर सकता है। रोटेट कर सकता है तो रोटेट करने की वजह से ये जो हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए हैं, इनकी भी क्या हो सकती है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। किसके रिलेटिवली, इनके पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फर्स्ट कार्बन मैं इसको बोल देता हूँ, इसको सेकंड कार्बन बोल देता हूँ। तो फर्स्ट वाले कार्बन को अगर एक बार ऐसे समझिए कि ये फिक्स है, एक बार समझ लीजिए, वैसे तो रोटेट दोनों ही होंगे लेकिन समझने के लिए कि ये अगर एक बार फिक्स है और ये रोटेट होता है अगर ये सिग्मा बॉन्ड, तो इनकी पोजीशन जो होगी, रिलेटिव पोजीशन क्या होंगी, चेंज होगी। और चेंज अगर होंगी तो अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे, आप यहाँ पे रोटामर्स बनेंगे या कन्फर्मर्स बनेंगे। तो जो इस रोटेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मेशंस या कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स। मैंने आपको अभी पहले बताया था रोटामर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रोटेशन की वजह से बन रहे हैं, अलग अलग जो मॉलिक्यूल या ओरिएंटेशन जो बन रहे हैं वो रोटेशन की वजह से बन रहे हैं, इसीलिए इसको रोटामर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझिए जो आगे दे रखी है कि ये जो रोटेशन है, ये एल्केन में ये जो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली रोटेट हो जाता है। अब यहाँ पे रोटेशन के लिए रोकने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो तो इजीली रोटेट हो पा रही है ना। अब यहाँ पे बैरियर क्या है, बैरियर या बैरियर बोल दीजिए या फिर रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो ही चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, या फिर यूँ कहें दो तरह के फोर्सेस हैं जो इस रोटेशन को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनका नाम क्या होता है, फर्स्ट टाइप का जो होता है, देखो एक तो ये हाइड्रोजन है जैसे, है ना, ये भी दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन है। तो जैसे अभी तो ये दोनों हाइड्रोजन आमने सामने हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन के आमने सामने या फिर जो कहते हैं एटम एटम के बीच में जो नियर बाई एटम्स हैं, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के पास में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये नियरेस्ट जो एटम्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं हम, वान डर वाल रिपल्शन फोर्स बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वान डर वाल रिपल्शन। तो पहला बात तो ये हुआ कि अभी ये जो एटम्स हैं हाइड्रोजन अभी इनके ऊपर ये वान डर वाल लग रहा है, लेकिन जैसे ये रोटेट करेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, अगर जैसे रोटेट करेंगे तो ये दो एटम्स के पास में आने की कोशिश करेगा ना, ये वाला जो है हाइड्रोजन है इन दो एटम्स के कहीं ना कहीं पास आने की कोशिश करेगा। तो और एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है उसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे वान डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट हो सकता है ये रोटेशन, लेकिन ये जो वान डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत कम होता है। और कम होने की वजह से, और कम कितना होता है कि ये 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। तो इतना इजीली रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है, और ये जो है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट कर सकता है। कम एनर्जी बैरियर होने की वजह से ही ये इजीली रोटेट कर सकते हैं।
पहला टाइप का रिपल्शन फोर्स मैंने बताया। दूसरे टाइप का एक और टर्म आती है यहाँ पे, टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होती है समझना इसको। टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब है कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड पेयर है और इनके बीच में भी ये बॉन्ड पेयर है, तो इन बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो दो तरह के रिपल्शन फोर्सेस हो गए। रिपल्शन एक तो होगा वॉन डेर वाल रिपल्शन फोर्स और एक हो गया टॉर्सनल स्ट्रेन। ये भी एक क्या है, रिपल्शन इंटरेक्शन है, रिपल्शन फोर्स ही है। ठीक है, तो दो तरह के रिपल्शन है। इन रिपल्शन को इजीली ये रोटेशन जो है वो इजीली क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इस रोटेशन को या इन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी, 1 से लेके 20 किलोजूल पर मोल के बीच में, और वो रूम टेम्परेचर पे इजीली यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो एल्केन्स हैं उनके डिफरेंट ओरिएंटेशन हमें मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिलते हैं, ओरिएंटेशन। इन ओरिएंटेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स या रोटामर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अच्छा, ये एक चीज और, यहाँ पे ये जो हैं इनको स्यूडो क्या बोलते हैं हम, स्यूडो या फॉल्स, स्यूडो आइसोमर्स बोलते हैं। स्यूडो आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे, जैसे एक ये वाला है जहाँ पे क्या है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाले इस वाली पोजीशन में, और ये रोटेट हुआ, किसी एंगल से रोटेट हो गया, दूसरा कन्फर्मेशन बन गया। अब आप चाहें कि ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला ओरिएंटेशन और दूसरा जो ओरिएंटेशन बना है उन दोनों को सेपरेट कर पाएं, तो उनको सेपरेट नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में नहीं रहा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरा भी तो नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और सेपरेट नहीं किया जा सकता तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट ओरिएंटेशन है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल ही नहीं है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो आइसोमर्स भी बोलते हैं, या फॉल्स आइसोमर्स भी बोलते हैं, या इनको ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते। क्लियर है, समझ में आ गया ये पूरा पैराग्राफ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक्स हैं इसके। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, इथेन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इस चैप्टर में, लेकिन हम ब्यूटेन की भी स्टडी करेंगे, है ना, ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन इथेन या ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस को स्टडी करने से पहले हमें क्या चाहिए, अभी एक इनके जो प्रोजेक्शंस हैं या इनके जो बोल दें, इनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें समझने होंगे। जैसे इथेन बोला मैंने, तो इथेन जो है उसको आप इस तरह से भी लिखेंगे, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बेसिक्स वाले में, कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं, है ना। 2D रिप्रेजेंटेशन तो आपने पढ़ लिया, जैसे इथेन को आप C2H6 इस तरह से लिख देते हैं, या इस तरह का फॉर्मूला भी बना देते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है इस पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इस तरह का भी फॉर्मूला बना देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, या फिर आप इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये तो 2D में रिप्रेजेंटेशन थे, लेकिन हम अभी स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमें 3D में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होगी। तो कन्फर्मेशंस को समझने के लिए दो तरह के रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे हम इजीली कन्फर्मेशंस को समझ सकते हैं। वो हैं सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में अभी दोबारा से इस पैराग्राफ को दोबारा हम एक बार समझेंगे, लेकिन पहले एक बार इन रिप्रेजेंटेशंस को समझ लो। रिप्रेजेंटेशंस को जब समझ जाओगे तो यहाँ पे ये आराम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो सॉहर्स और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। देखो, पहला है सॉहर्स प्रोजेक्शंस। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में क्या होता है, इनमें ये जो है 2D में, मतलब पेपर को हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, जो अभी आपके सामने लिख रहे हैं ये वाले। तो 3D डायग्राम्स को 2D में रिप्रेजेंट करने के दो तरीके ही हैं ये। ठीक है, तो पहला तरीका है सॉहर्स। अब सॉहर्स में क्या करना है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सिर्फ इसमें जो अंतर है, या यूँ कहें दोनों, एक तो सॉहर्स है और यहाँ पे दूसरा है न्यूमैन्स, इन दोनों में रिप्रेजेंटेशन का तरीका का अंतर है, देखने का तरीका है, मतलब देखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको अगर मैं इसकी इथेन की प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझाऊं आपको, वैसे आपको आती भी है, लेकिन एक बार जस्ट रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बताऊं तो मैं ऐसा बोलूं, ये कार्बन है और एक कार्बन है। अब जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में बॉन्ड एंगल इनके कितना होगा, इनके
इनके बीच में होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। सेम यहाँ पे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इनके भी जो एटम्स लगे हुए होंगे वो भी 109 डिग्री एंड 28 मिनट के एंगल पे लगे हुए होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को कि अगर ये दो कार्बन है, इस सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, दो कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कितने का भी हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे वो ब्यूटेन हो, ब्यूटेन का भी मैं अभी समझा दूंगा, चाहे वो ब्यूटेन हो, कैसे भी हो, हम दो कार्बन को ही लेते हैं। अब इसमें तो दो ही कार्बन है, तो इसको नंबर 1 कार्बन इसको ले लिया, नंबर 2 कार्बन इसको ले लिया। अब इन कार्बन कार्बन के बीच में जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है, लेकिन हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं इसको, यहाँ से देखना इसको, थोड़ा सा यहाँ भी नहीं बोलूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखोगे तो यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ये जो है ये कैसे दिखेगा, एक तो नीचे दिखेगा यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, फर्स्ट वाला कार्बन, और दूसरा वाला कार्बन जो है वो थोड़ा दूर दिखेगा, दूर दिखा इस तरह से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बना दूँ, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का बन गया। तो पहला जो कार्बन है यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये एक तो आपको यहाँ पे दोबारा मैं खड़ा कर देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आपको पास में दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है, दूर दिख रहा है। दो कार्बन दिख गए आपको इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड एंगल है एक्चुअल में तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का है, लेकिन जब आप देखोगे ये पीछे वाला तो दिखेगा नहीं आपको, है ना, पीछे वाला तो दिखेगा नहीं आपको। sp3 हाइब्रिडाइज का इस तरह का देखा ना स्ट्रक्चर, इस तरह का होता है। sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है वो इस तरह का ही तो होता है, यहाँ पे इस तरह का होता है। तो यहाँ से अगर खड़े नीचे से खड़े होकर देख रहे हो आप, तो ये ऊपर वाला बॉन्ड तो दिखेगा नहीं, और ऊपर वाले को देखोगे तो ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। और ये जो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो 3 बॉन्ड जो है वो कितने एंगल पे दिखेंगे, 120 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ भी इस तरह से ही करते हैं कि 120 डिग्री के एंगल पे हमें 3 बॉन्ड दिख जाएं। एक बॉन्ड ये दिख गया और एक बॉन्ड हमें ये दिख गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा बना देता हूँ। यहाँ पे एक बॉन्ड हमें ये दिख गया और एक बॉन्ड हमें यहाँ पे इस तरह से दिख गया। तो 3 बॉन्ड हमें दिखे, और तीनों बॉन्ड जो हैं वो इस तरह से, तो 3 बॉन्ड हमें दिखे। और ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है वो लगभग कितना बनाना है, हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, अब दूसरा जो है इस पे भी तो ये 3 जो हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब ये भी कितने एंगल पे होंगे, वही एंगल जैसा यहाँ पे बना है वैसा ही हमें दूसरे पे भी बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखो यहाँ ध्यान से, ये एक जो है वो ऊपर ऐसे इस तरह से, ठीक है, दूसरा जो है वो हमने इस तरह से, और तीसरा जो है वो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने बनाया। अब यहाँ पे कोई एटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो हम यहाँ पे कार्बन लिख रहे हैं इन दोनों जगह पे, ना इनके एंड पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। क्लियर है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका यहाँ पे। अब एक चीज और समझना है, एक चीज यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पैरेलल है, ये जो हाइड्रोजन है इसके पैरेलल है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पैरेलल है। पैरेलल बोल रहा हूँ, देखो पैरेलल लाइन जो होती है वो इस तरह से ही तो ड्रॉ करते हो। देखो ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल, और ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल। मतलब जब भी दो लाइंस होती हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनके ये जो हैं इस तरह से हमने जब बनाया तो इनके बीच में एंगल जो होगा वो कितना है, 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस बॉन्ड को मैं रोटेट कर देता हूँ 60 डिग्री से, कितने से रोटेट करूँ, 60। चाहे तो आप कर तो कितने भी एंगल से सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि जब 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे, तो मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया था ये वाला स्ट्रक्चर था। अब मैंने अगर इसको रोटेट कर दिया, एक को फिक्स रख दिया, इस वाले को फिक्स रखा है, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, समझने के लिए कि इसको हमने फिक्स कर दिया। अब हमने इस बॉन्ड को 60 डिग्री एंगल से रोटेट किया। अब 60 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, 60 से रोटेट किया तो ये 120 का एंगल ही है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ।
देखो ये वाला स्ट्रक्चर इसी तरह से बन गया ना, इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, अभी भी एंगल चेंज नहीं हुआ, ये तो इसकी वजह से रोटेशन की वजह से आया है, लेकिन हुआ क्या है इसकी वजह से कि ये जो हाइड्रोजन था अब यहाँ पे कोई भी इसके रिपेल करने के लिए कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था ना वॉन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वॉन डर वाल रिपल्शन यहाँ पे कम हो गया। अब वॉन डर वाल रिपल्शन कम हो गया तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके लिए नेम भी दे दिए जाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पहले छोड़ा था, अभी इसको एक बार समझ लो। यहाँ पे इससे स्टैगर्ड फॉर्म, इससे क्या बोलते हैं, इस कौन से वाले 100 हॉर्स से समझ लो, फिर न्यूमैन से भी समझ लेंगे इसी बात को, कि अगर दो कार्बन जो हैं उन कार्बन के हाइड्रोजन्स जो लगे हुए हैं इनके बीच में अगर बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल जो है या इनके बीच में एंगल जो होगा वो कितना हो, 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगर बॉन्ड जो है उनके बीच में 60 डिग्री का मतलब दोनों जो एटम्स हैं, ये एटम और ये एटम, इनके बीच में जो डिफरेंस है या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने हो, 60 डिग्री का हो, तो उसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। और 0 से 60 के बीच में कोई भी एंगल हो इन एटम्स के बीच में तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। 3 फॉर्म हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब ये तो 3 नेम हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये वाली चीज समझो कि एक्लिप्स फॉर्म कब हुआ, जब इन हाइड्रोजन्स के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मैक्सिमम वॉन डर वाल रिपल्शन लग रहा होगा और इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी के बारे में बात आगे है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इनके बीच में ये हाइड्रोजन जो है और ये वाला हाइड्रोजन जो है इनके बीच में एंगल कितना आ जाए, 60 डिग्री का एंगल आ जाए। कैसे, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स था और ये हाइड्रोजन पहले यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गया। तो अब इसको, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, जहाँ पे वॉन डर वाल रिपल्शन जो होगा वो मिनिमम लग रहा होगा। वॉन डर वाल रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा 60 डिग्री के अलावा कोई भी और भी एंगल हो सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो था वो हाइड्रोजन 60 डिग्री से कम, सपोज यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे होता तो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे हो सकता है, कितने भी डिग्री एंगल पे हो सकते हैं क्योंकि ये तो कंटिन्यू रोटेट करते रहेंगे। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म, ठीक है। तो इथेन के लिए 3 फॉर्म जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक्लिप्स्ड, जिसमें एटम्स के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। स्टैगर्ड फॉर्म, जब एटम्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है। और स्क्यू फॉर्म अगर 0 से लेके 60, यानी कि 0 और 60 के अलावा जो भी एंगल हैं, 0 से और 60 के बीच में जो भी एंगल होगा तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे ये नेम भी आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, इथेन का बना दिया, अब हम सपोज प्रोपेन का बनाना चाहें। किसका, प्रोपेन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना चाहें। प्रोपेन क्या होगा, C3H8, यहाँ पे C3H8 होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह का है, थोड़ा सा साफ बना देता हूँ मैं। देखो ये इस तरह से लिख सकते हैं, CH3, CH2 और CH3। अब अगेन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन अगर हमें प्रोपेन का बनाना है तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ही एटम्स को सेलेक्ट करना है, कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो आप, इसमें से कोई से भी 2 एटम्स सेलेक्ट करो आप। 2 एटम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड इसको ही मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट एटम जो है उसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। तो ये इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये तो कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट वाला कार्बन, और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। दूसरा जो कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन आपने इस तरह से ही लगा दिए और एक जो है वो क्या लगेगा यहाँ पे, CH3। इस तरह से लिखना होगा हमें। क्लियर है, ये समझ में आया क्या, मतलब हमें इस तरह का ही फॉर्म होगा। बाकी हाइड्रोजन्स की जगह हम क्या लगाते जाएंगे, जो भी एटम्स लगेंगे। अगर आप बोल दें CH3 मतलब ब्यूटेन का बनाना चाहें तो ब्यूटेन का आगे भी मैंने बनाया है, ठीक है। तो ब्यूटेन का बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, 2 बीच, चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड इनको ले लो और वहाँ पे इथेन ले लो, लेकिन इसके लिए ब्यूटेन के लिए क्या करते हैं हम, बीच वाले 2 एटम्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे
ब्यूटेन का भी मैं बना के ही बता देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। अब बनाने को तो यहाँ पे इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, लेकिन हम क्या करते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड, जो सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होते हैं उनको 1 और 2 लेते हैं। तो मोर सब्सटीट्यूटेड में सबसे ये दो हैं, इनको 1 और 2 ले लिया। तो फर्स्ट नंबर का कार्बन जो है उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 है। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है तो इस पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 CH3 लगाना होगा हमें। 1 CH3 कैसे, यहाँ पे 1 CH3 इस तरह से लगा दिया, और दूसरा जो है उस पर भी 2 हाइड्रोजन 1 CH3 है, तो 2 हाइड्रोजन 1 CH3 हो जाएगा। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनके नेम क्या होंगे, उसके बारे में अभी आगे बात करूंगा मैं। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाना सीख गए आप कि 2 एटम्स लेने हैं, दोनों को इस तरह से एक स्लैंट लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस तरह से खड़ी हुई लाइन से, ठीक है, तिरछी लाइन से। और तिरछी लाइन जो है वो 2 कार्बन्स को डिनोट करती है, और 2 कार्बन जो होंगे वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, और उनके ऊपर जो जो ग्रुप्स या एटम्स लगे हुए हैं उनको हम लगा देंगे 120 डिग्री के एंगल पे। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में बस देखने का एंगल चेंज हो जाता है। देखो अगेन मैं इथेन के एग्जांपल से समझाता हूँ। इथेन आपके पास इस तरह से है, इथेन जो है वो इस तरह से है, यहाँ पे ये CH3 और ये भी CH3। अब आप देखना यहाँ पे कि आप खड़े हो गए, पहले तो यहाँ पे नीचे खड़े होकर देख रहे थे, तिरछे देख रहे थे, तो आपको ये फ्रंट जो है वो दिख रहा था और दूर कहीं ये सेकंड वाला बैक दिख रहा था, इस तरह से ही था। अब आपने क्या किया कि आप खड़े इसके बिल्कुल सामने हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए। अब आपको कैसे दिखेगा, ध्यान से समझना है इस बात को। चाहे तो मैं इधर ही बना देता हूँ, पहले मैंने इधर ही लेके बनाया था तो इधर ही बना देता हूँ। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए, है ना, यहाँ पे खड़े हो गए आप, ये है। अब आपने यहाँ से देखा तो क्या देखोगे, ये कार्बन बिल्कुल सामने खड़े हो गए ना, ये कार्बन तो फ्रंट कार्बन हो गया आपका और ये बैक कार्बन हो गया। अब फ्रंट कार्बन तो दिखेगा लेकिन बैक कार्बन जो है वो दिखेगा ही नहीं आपको। अब इसको दिखेगा नहीं तो इसके लिए क्या किया हमने कि जो फ्रंट कार्बन है, क्या है, फ्रंट कार्बन जो है उसको हमने क्या बोला कि ये इसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, और इस पे 3 जो एंगल लग रहे हैं, ये 3 एंगल, ये 120 डिग्री के एंगल पे हैं, ये 120 डिग्री के एंगल पे इस तरह से बना दो। और जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन, इसमें भी 2 ही कार्बन लिए गए हैं ना, बैक कार्बन जो है उसको क्या करना है, हमें इस तरह के सर्कल से रिप्रेजेंट करो, और इस पे भी 3 जो हैं वो एटम्स लगे हुए होंगे या ग्रुप्स लगे हुए होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है CH3 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर हायर एल्केन्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है ये 3 हाइड्रोजन या 3 ग्रुप जो लगे हुए होंगे उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। तो बैक कार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट कार्बन को डॉट से, और बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, कंबाइन करके कैसे, देखो ना ध्यान से। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं कि ये है जो है वो तो फ्रंट कार्बन हुआ, इस पे 3 ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये जो है वो बैक, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ चाहे, जो ये है बैक कार्बन है। अब बैक कार्बन का जो है इसी पे, अब यहाँ पे देखो ये होना तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल इसके पीछे ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ये जो है वो इस तरह से होंगे। पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, वैसे तो ये दूर नहीं है लेकिन ये बिल्कुल इसके पीछे हैं, इसके पीछे बिल्कुल हैं, इसके पीछे हैं, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो दिखाने के लिए इस तरह से बनाया। अब देखना यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फ्रंट वाले को मैं ऐसे इससे बना देता हूँ ब्लू से, और जो ये है उसको बैक वाले को ब्लैक से, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल। अच्छा, अगर बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है तो बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन से शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उनके बीच में एंगल कितना है, 0, एंगल कितना है, 0। इसी को हम टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, जो इनके बीच में एंगल होता है इसको ही टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो जो 0 एंगल होता है तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो जब हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं तो एक्लिप्स्ड फॉर्म को इस तरह से बनाते हैं, और जब हम
न्यूमैन प्रोजेक्शंस में एक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं। यही वाला फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है एक्लिप्स फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि अलग अलग जो स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे। 60 डिग्री से रोटेट करेंगे मतलब एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 60 डिग्री कर दिया। अब एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ टॉर्सनल और डाईहेड्रल एंगल, है ना। डाईहेड्रल एंगल या फिर टॉर्सनल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ टॉर्सन या टॉर्सनल एंगल क्या होता है, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ रोटेशन और टॉर्सनल एंगल दोनों अलग अलग बात हैं, लेकिन दोनों एक भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, बात दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या है, टॉर्सनल एंगल क्या है, दो एटम्स के बीच में, मतलब दो अलग अलग कार्बन्स जो हैं उन कार्बन के एटम्स के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे टॉर्सनल एंगल। और एंगल ऑफ रोटेशन होगा कि हम कितने एंगल से रोटेट करा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन। ये इथेन में तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, जब आप ब्यूटेन, अभी मैं आपको ब्यूटेन का भी बताऊंगा, ब्यूटेन में जब आप देखोगे तो दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंगल ऑफ जो टॉर्सनल एंगल है वो तो 0 डिग्री है। अगर आपने जब 60 डिग्री से रोटेट कराया, रोटेट कैसे कराना है, ध्यान से समझना है इस बात को। रोटेट कैसे कराना है, किसी एक को फिक्स कर दिया, किसी एक को फिक्स कर दिया। फिक्स किसको किया मैंने, सपोज फ्रंट वाले जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन्स को फिक्स कर दिया, ये वाला, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैंने फिक्स कर दिए इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एंगल इस हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट कार्बन के फिक्स कर दिए। बैक कार्बन के जो कार्बन हैं उनको मैंने 60 डिग्री एंगल से रोटेट कराया। 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है कि इनके बीच में जो एंगल है, यानी कि टॉर्सनल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, मतलब मैंने रोटेट भी 60 से कराया और टॉर्सनल एंगल भी 60 डिग्री ही है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनी, जो दूसरी फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म बनी, और स्टेबल फॉर्म जो होती है वो स्टैगर्ड फॉर्म हुई। इनमें वॉन्डरवॉल रिपल्शन जो होगा, वॉन्डरवॉल रिपल्शन जो है वो कैसा है, बहुत कम है, मतलब 60 डिग्री पे आते ही, ये टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री होते ही रिपल्शन बहुत कम हो गया। तो ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, ध्यान से समझ लो इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना कि स्टैगर्ड फॉर्म जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरह से बना देते हैं, और स्टैगर्ड फॉर्म जो है उसको अगर हम सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाएं तो इस तरह से बना देते हैं। प्रेजेंटेशन का ही खेल है बस, बाकी दोनों बात एक ही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एटम्स के ऊपर लगा हुआ है, जो ये दो एटम्स हैं कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन जो है, इनके बीच में एंगल जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन में तो आप आराम से समझ पा रहे हैं कि जो टॉर्सनल एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पे एंगल जो है वो 60 डिग्री मैक्सिमम वो एंगल है जहाँ पे वॉन्डरवॉल रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जा रहा है। इसीलिए स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है, किससे, आपके एक्लिप्स फॉर्म से, ठीक है। अच्छा, अगर तीनों के स्टेबिलिटी की बात कर लें, स्टेबिलिटी नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस। यहाँ पे दो फॉर्म तो हमने देख ली, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म दो तो हमने देख ली, और दोनों में आपको समझ में भी आ गया कि मोर स्टेबल कौन सी है। एक्लिप्स फॉर्म, यहाँ पे टॉर्सनल एंगल जो है वो 0 डिग्री है और यहाँ पे टॉर्सनल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब इनके बीच में 0 और 60 के बीच में भी बहुत सारे और भी होंगे जहाँ पे, अच्छा रिपल्सन कहाँ सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ है, मैक्सिमम रिपल्सन यहाँ है और मैक्सिमम रिपल्सन यहाँ है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। इसी तरह से इन दोनों के जो स्टैगर्ड फॉर्म है इनके बीच में रिपल्शन जो होगा, वॉन्डरवॉल रिपल्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। वॉन्डरवॉल रिपल्शन मिनिमम होगा और वॉन्डरवॉल रिपल्शन मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में 0 से लेके 60 डिग्री के बीच में भी बहुत सारे एंगल्स होंगे। उन एंगल्स में जो फॉर्म बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू। अगर इन चीज़ों को, इसी बात को स्टेबिलिटी वाले जो डायग्राम, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में बना दें। अब एनर्जी के फॉर्म में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो। अच्छा स्टेबिलिटी और यहाँ रिपल्शन तो मैंने बात कर दी, इसको एनर्जी की भी बात कर लें। जहाँ मैक्सिमम रिपल्शन होता है वहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होती है।
एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। जहाँ रिपल्शन मिनिमम है वहाँ एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, रिपल्शन मिनिमम है तो एनर्जी भी मिनिमम। स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में, स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम, जहाँ एनर्जी कम वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बोल दें या पोटेंशियल एनर्जी बोल दें, और एंगल ऑफ रोटेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब हम जिस एंगल से रोटेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री है, टॉर्शनल एंगल भी 0 है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो होगा वहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, स्क्यू फॉर्म आएगी। यहाँ पे स्क्यू फॉर्म आ गई, सॉरी स्क्यू नहीं, एक्लिप्स फॉर्म आएगी। तो एक्लिप्स फॉर्म यहाँ पे आ गई, इस तरह का एक्लिप्स फॉर्म बनेगा। अब आपने क्या किया, एंगल चेंज करना स्टार्ट किया, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो टॉर्शनल एंगल है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 0 से लेके 60 डिग्री पे जैसे आएगा तो यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म आएगी। और 0 से 60 के बीच में जो आ गई, जैसे जैसे इनके बीच में एंगल बढ़ेगा रिपल्शन कम होने लगेगा, और रिपल्शन कम होने लगेगा तो एनर्जी भी कम होने लगेगी। कौन से पॉइंट पे सबसे कम एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे जब ये स्टैगर्ड फॉर्म आएगी, ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होगी। अच्छा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो है, मैं इसको इससे बोल देता हूँ, ये ब्लू कलर से मैं जो शो कर रहा हूँ, तो इनकी अलग अलग जो होंगे, अलग अलग टॉर्शनल एंगल पे अलग अलग एनर्जीज होंगी, तो वो यहाँ से सारे के सारे 0 से 60 डिग्री के एंगल पे जितनी भी एनर्जीज होंगी वो सारी यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे ही आप 60 डिग्री से एंगल बढ़ाने लगेंगे, ये हाइड्रोजन जो है जैसे ही 60 डिग्री से बढ़ने लगेगा तो इस हाइड्रोजन के पास आने लगेगा, और हाइड्रोजन के पास आने लगेगा तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ने लगेगा, और रिपल्शन बढ़ने लगेगा तो एनर्जी भी बढ़ने लगेगा। जैसे ही इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो है वो अगेन 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे अगेन टॉर्शनल एंगल कितना हो जाएगा, 0, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 120। ध्यान से समझना है इस बात को, अब यहां से समझ में आ जाएगी आपको। यहां पे जब दूसरी बार एक्लिप्स फॉर्म आएगी, बनेगी, तो यहां पे टॉर्शनल एंगल तो अगेन 0 है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो चुका है, 120। सेम आप जैसे जैसे एंगल को इसको चेंज करते जाएंगे, मतलब एंगल को बढ़ाते जाएंगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो हर 60 डिग्री के एंगल पे आपको एक स्टेबल फॉर्म मिलता जाएगा। और जो स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड होगा, सबसे मिनिमम स्टेबल होगा जो एक्लिप्स होगा, और स्टैगर्ड से कम स्टेबल और एक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल जो होगा उसको स्क्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एनर्जी का आपको अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए, जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी भाई, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्लिप्स की, फिर उसके बाद स्क्यू की, और सबसे कम एनर्जी होती है आपकी स्टैगर्ड की। वहीं आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, एक का याद रखना यार, किसी बहुत झमेले में मत पड़ना, बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे कि स्टैगर्ड फॉर्म जो होगी वो सबसे मोस्ट स्टेबल होती है एथेन की, उसके बाद स्क्यू, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होती है वो कौन सी होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म जो होती है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है। रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने टॉर्शनल एंगल्स, ये टॉर्शनल एंगल हो गया, डाइहाइड्रल एंगल हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, ये सारी की सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। अच्छा, ये तो इथेन के बारे में बात हो गया। थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे अपन थोड़ा सा चल के ब्यूटेन का एनालिसिस भी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे ब्यूटेन के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन ब्यूटेन भी एक एल्केन है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं साथ साथ ही। तो देखो, ध्यान से समझना इस बात को। ब्यूटेन है यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH3। अब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है वो ये वाला है, और ये वाला 2 ही कार्बन है, तो इसको मैंने 1 और 2 इस तरह से मान लिया, या फ्रंट और इसको बैक ऐसे मान ले। ठीक है, अब यहाँ पे कलर से आपको मैंने शो किया है, ब्लैक कलर वाला जो है वो फ्रंट है, और ये जो पिंक कलर में जो है वो बैक कार्बन है। अगर इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ये, और एक CH3 है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन किस तरह से लगा रखे हैं, देखो ये 2 हाइड्रोजन, मैं यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन, ये और एक CH3, इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है। इसी तरह से इस बैक कार्बन पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है।
2 हाइड्रोजन और एक CH3। अब इसका हमें एनालिसिस करना है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस करनी है इसकी। तो अब हम क्या करें, इनको रोटेट कराते हैं। इनिशियली फ्रंट कार्बन का जो CH3 है ये वाला, और बैक कार्बन का CH3 है ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे टॉर्शनल एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे लिख भी रहा है टॉर्शनल एंगल 0 है, और अल्फा यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन भी हमने 0 ही रखा है। अब यहाँ पे CH3 और CH3 इन दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, मैक्सिमम रिपल्शन। रिमेनिंग तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, लाइटर एटम्स हैं, तो इनके बीच में भी जितना रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं अभी कि इनके इंटरमीडिएट रिपल्शन भी होगा। तो ये कंडीशन जो है, अगर CH3 जो है वो बिल्कुल आमने सामने हो, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल हो, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड, या फिर इसको बोलेंगे परफेक्टली एक्लिप्स्ड। एक यहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स भी बनती है, वो आपको अभी सामने समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्लिप्स मतलब इनके बीच में वॉन्डरवॉल जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे CH3 के बीच में वॉन्डरवॉल रिपल्शन मैक्सिमम, इन हाइड्रोजन्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा। अब हमने क्या किया, 60 डिग्री एंगल से इसको रोटेट कराया, मतलब हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा, बैक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कराया। तो देखो ये CH3 यहाँ पे चला गया, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो टॉर्शनल एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। अब ये वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म, इसको गॉचे या गॉच फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पे टॉर्शनल एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। अब आगे हमने अगेन 60 डिग्री से रोटेट कराया, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 120 डिग्री। अब कैसी कंडीशन बनी, ये जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो CH3 है ये इसके पास आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन, CH3 और H के बीच में रिपल्शन होगा, इन HH के बीच में होगा, और यहाँ CH3 और H के बीच में होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन यहाँ पे भी दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पहला वाला जो केस है, ये वाला केस और इस वाले केस को, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ बल्कि बीच के बीच में रिपल्शन था, लेकिन यहाँ पे ये बल्कि और ये हल्का सा एक ग्रुप है, इनके बीच में ये बल्कि और इसके बीच में, तो इनके बीच में जो रिपल्शन जो होगा वो, ये पहले वाले केस में जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा, सेकंड केस में जो रिपल्शन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। और रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। और इस फॉर्म में भी एंगल ऑफ टॉर्शनल एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल ही है, यानी कि ये भी फॉर्म तो कैसी है, एक्लिप्स फॉर्म ही है, लेकिन परफेक्ट एक्लिप्स ना होके कैसी है, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो पहला वाला जो केस होगा वो परफेक्टली एक्लिप्स्ड है, और ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगेन हम इसको 60 डिग्री से अगेन एक बार और रोटेट करा देते हैं, मतलब इसको रोटेट कराया 60 डिग्री से, तो यहाँ पे CH3 आ गया। देखो CH3 पहले वाला ये और ये वाला CH3 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमेनिंग है, वो भी आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इस फॉर्म को बोला जाता है एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड मतलब स्टैगर्ड तो हैं, देखो स्टैगर्ड है, और लेकिन यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, या फिर कई बार इसको सिर्फ एंटी फॉर्म ही बोल दिया जाता है। एंटी फॉर्म में जो एंगल है, टॉर्शनल एंगल है, वो कितना है, टॉर्शनल एंगल तो यही है ना, दो ग्रुप्स के बीच में जो एंगल होगा वो टॉर्शनल एंगल है, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन अभी हम रोटेट कितना करा चुके हैं, पहले वाले यहाँ से लेके रोटेट कितना करा चुके हैं, 180 डिग्री रोटेट करा चुके हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 60। अब आपको समझ में आ रहा होगा एंगल ऑफ रोटेशन और टॉर्शनल एंगल क्या है। तो टॉर्शनल एंगल तो हम दो ही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पे लेकिन जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है वो एंटी फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड फॉर्म हुई। अगेन 60 डिग्री से रोटेट एक बार और कराएंगे, तो अगेन 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो ये जो CH3 है वो इस हाइड्रोजन के पास पहुंच जाएगा, और इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे अगेन टॉर्शनल एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन अभी हो चुका है 240 डिग्री। ये भी एक पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म ही है, जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी थी पार्शियली एक्लिप्स वाली, ये भी लगभग वही फॉर्म है, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। इसको अगेन एक बार 60 डिग्री से और रोटेट कराएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं गॉच फॉर्म। गॉच फॉर्म और पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। गॉच फॉर्म जो है उसमें एंगल, टॉर्शनल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, चाहे ये वाली गॉच फॉर्म हो चाहे ये वाली गॉच फॉर्म हो।
लेकिन एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, एंटी फॉर्म जो है वो भी क्या है, एक स्टैगर्ड फॉर्म है, एंटी स्टैगर्ड भी बोलते हैं, जिनमें एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा, सॉरी टॉर्शनल एंगल होगा वो तो 60 डिग्री होगा, लेकिन एंटी फॉर्म में जो बल्की ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। क्लियर है। और अगेन एक बार अगर 60 डिग्री से और रोटेट कराया तो हम पहले वाली कंडीशन पे ही पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमने 360 डिग्री रोटेट करा के देखा इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे कितने बन गए, टोटल 6 आइसोमर्स या 6 कन्फर्मेशंस बनते हैं। बनते तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन हम सिर्फ 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा करा के देख रहे हैं, तो हमारे पास 6 बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो उनकी स्टेबिलिटी को हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे, यहाँ पे क्योंकि गॉच फॉर्म ऑलरेडी बन गई, तो यहाँ पे 3 तरह की मेनली हमारे पास बन रहे हैं। 3 तरह के कौन से, एक तो परफेक्टली एक्लिप्स्ड, तो परफेक्टली एक्लिप्स्ड होगा वो मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम एनर्जी वाला, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम स्टेबल होगा, मिनिमम स्टेबल। दूसरा जो होगा वो होगा कौन सा, आपका एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड वाला जो होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस जो हैं, वॉन डेर वाल रिपल्शन सबसे कम हो गए, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, एनर्जी मिनिमम एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कैसी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी होगी, ये मिनिमम एनर्जी होगी, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस जो होंगे वो सबसे कम होंगे, और मिनिमम एनर्जी बोलेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, आपके पास स्टेबिलिटी होगी। मैक्सिमम क्या होगी, स्टेबिलिटी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और तीसरा है ये गॉच फॉर्म, यहाँ पे गॉच फॉर्म बोलते हैं ये वाला, और एक है पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो पार्शली एक्लिप्स्ड और गॉच फॉर्म में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली गॉच फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। जो पार्शली एक्लिप्स्ड हैं उनमें भी रिपल्शन जो होंगे वो एटम्स के बीच में तो होगा ही, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी इनकी होगी। अगर इसका एनर्जी की बात करें, एनर्जी डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। बाकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, परफेक्टली एक्लिप्स्ड की, है ना, परफेक्टली एक्लिप्स्ड की होगी, पहले वाले की। और सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम मैं इधर लिख देता हूँ एंटी फॉर्म की। एंटी बोल दें या फिर एंटी स्टैगर्ड बोल दें, पूरा ना दोनों ही सही बात है। ठीक है, एंटी फॉर्म की सबसे कम होगी। ठीक, सबसे कम हो गई। अच्छा, इसके अलावा 2 फॉर्म और बची हमारे पास, गॉचे फॉर्म और हमारे पास बनी पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो इन दोनों में से किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो देख लो टॉर्शनल एंगल कहाँ पे है, गॉचे फॉर्म जो है उसका टॉर्शनल एंगल 60 है, रिपल्शंस कम है, तो इसकी एनर्जी गॉचे की जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। पार्शली एक्लिप्स्ड जो होगी वो उसकी ज़्यादा होगी। तो पार्शली एक्लिप्स्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड ना, ये परफेक्टली एक्लिप्स है, ये परफेक्टली की जगह मैं सिर्फ एक्लिप्स ही लिखूँ तो भी काम चल जाएगा। और उसके बाद में आएगी गॉची फॉर्म। गॉच जो होगा वो उसका होगा, तो एनर्जी का लेवल जो है वो है परफेक्टली एक्लिप्स, पार्शली एक्लिप्स, गॉचे और एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड या फिर एंटी, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ब्यूटेन के बारे में बात हुई। ये चीज़ हमने वैसे ब्यूटेन का यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर या ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एल्कीन। तो एल्कीन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।